Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological, one destination for all information. तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पार्ट सेकंड। जी हाँ, ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो दे दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से जाके आप पहले चैप्टर नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पार्ट सेकंड पे आइए, तभी आपका जो पूरा फ्लो है, जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो इस चैप्टर की हो पाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीच में काफ़ी गैप आ गया था आपके, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ी, 4 वर्ड्स के बारे में पढ़ा, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, जाति के बारे में पढ़ा, वो सब हमने पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिया है। अब उसके आगे का टॉपिक है जिसका नाम है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। जी हाँ, जो आगे का टॉपिक है वो ये आज का हमारा इस पार्ट का पहला टॉपिक यही है, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो जैसे कि आपको इस नाम से ही क्लियर है कि हमने अभी तक बर्थ के बेसिस पे जितनी भी सोसाइटी में पोजीशंस थी, सोशल हायरार्की थी, उन सब को स्टडी किया, उन सब के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम यहाँ पे बर्थ के अलावा जो रिसोर्सेज हैं, जो स्टेटस हैं, उसकी बुनियाद पर जो सोशल पोजीशंस बनी हैं उस समय में उसको पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यही नहीं, मैं बीच बीच में पूरे लेक्चर में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहूँगा जो कि प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी मैं कहूँ तो आपका जो PYP है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं बीच बीच में आपको हाईलाइट करते रहूँगा। तो इस एक्सप्लेनेशन को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ साथ आपकी जो पढ़ाई है वो प्रॉपर हो जाएगी और ये चैप्टर भी आपको सिंपल फॉर्म में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं बात कर रहा था सोशल पोजीशन की ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो जैसे कि आप रिकॉल कर सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में कि किस तरीके से हमने इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में अलग अलग चीज़ों को लेकर डिस्कस किया था। तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, रियलाइज़ होगा कि जो आपने चैप्टर 2 अगर आप दोबारा उठाएंगे तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि जो स्लेव्स थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, हंटर्स थे, फिशर फॉक थे, पेस्टोलिस्ट थे जिसे हम चरवाहे भी कहते हैं, पीजेंट्स, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, व्यापारी और राजा जिसे हम किंग कहते हैं, वो किस तरीके से सोशल एक्टर्स के तौर पर हमारे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में उभर कर सामने आए थे। उनकी जो अलग अलग सोशल पोजीशंस थी वो किस बेसिस पे थी? जाहिर सी बात है, बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी जो उनके आर्थिक संसाधन थे उसकी बुनियाद पर ही हम उनकी सोशल पोजीशन को जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पर हम यही चीज़ें, इन सारी की सारी चीज़ों की इम्प्लीकेशन को, ठीक है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को, उनके परिणाम को, उसके सोशल इम्प्लीकेशन को अगर मैं खास तौर पर बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू रिसोर्सेज इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि इसी तरीके से हम इसके सोशल इम्प्लीकेशंस को, रिसोर्सेज और स्टेटस के सोशल इम्प्लीकेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि हम इसमें काफ़ी डीप में पढ़ने जा रहे हैं। हम मेनली यहाँ पे रिसोर्सेज और स्टेटस को कनेक्ट करेंगे 2 चीज़ों से। पहली जो चीज़ है वो है जेंडर, हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पढ़ेंगे, और दूसरी जो चीज़ है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इन दोनों बेसिस को लेकर हम देखेंगे कि किस तरीके से रिसोर्सेज और स्टेटस ने इन दोनों कैटेगरीज़ में अपना रोल जो है अदा किया है। ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए कि किस तरीके से जो रिसोर्स और स्टेटस है उसने जेंडर, किस तरीके से एक्सेस टू प्रॉपर्टी है, या मैं कहूँ वर्ना के बारे में पूछा जा सकता है, उससे प्रॉपर्टी रिलेटेड, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज से रिलेटेड जो जानकारी है आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसलिए ये भी पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहला इसका जो सब टॉपिक है वो है हमारा जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ जो पार्ट फर्स्ट में, कि महाभारत को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लिया गया है, महाभारत से काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस लिए गए हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी नाम से ही क्लियर है कि एक्सेस टू प्रॉपर्टी, या मैं कहूँ एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है, यानी संसाधनों को हासिल करने का जो पूरी प्रवृत्ति है, वो किस तरीके से मेन और वुमेन के बीच में सोशल डिफरेंस को और शार्प करती है। मनुस्मृति की माने कि जो वुमेन थी वो एलिजिबल नहीं थी, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो लिखी गई थी,
वुमेन वर नॉट एलिजिबल टू क्लेम अ शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। उनकी पेरेंट की प्रॉपर्टी पे वो जो अपना क्लेम है वो नहीं कर सकती। जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ उनके बेटों में ही डिवाइड की जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट, और उसमें से कुछ जो है स्पेशल शेयर जो भी उस टाइम पे एल्डेस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसको दिया जाएगा। हालांकि जो वुमेन है वो जो भी मैरिज वगैरह में जिसको हम स्त्री धन भी कहते हैं, स्त्री धन आपने नाम सुना होगा, मैरिज वगैरह में जो गिफ्ट वगैरह है वो उनको अलग से दिया जाता है। ये बात आप नोट ज़रूर कर लें, ये आपसे पूछा जा सकता है MCQ में या वेरी शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में, जो कि पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बाकी जो गिफ्ट वगैरह है जो दिया जाता था, जिसे मैं कहता हूँ स्त्री धन या आप सब कहते हैं स्त्री धन, तो इसे जो है सिर्फ और सिर्फ उस वुमेन के जो चिल्ड्रन होंगे वही इनहेरिट कर पाएंगे। इसमें उस वुमेन की जो हस्बैंड होगा उसका कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी क्लेम इसके ऊपर नहीं होगा। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वुमेन्स वर नॉट सपोज टू होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी। उनको अलाउ नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कि वो फैमिली प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते थे, और जो उनके यहाँ तक कि खुद के वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो बिना हस्बैंड की परमिशन के साथ उन चीज़ों को भी नहीं रख सकते, या उन चीज़ों के लिए भी होर्डिंग या भागदौड़ जिसे हम कहते हैं आज की भाषा में, वो नहीं कर सकते, उसके लिए लालच नहीं कर सकते बिना हस्बैंड की परमिशन के। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति उस टाइम पे ये था। बोथ एपिग्राफिक और टेक्सचुअल एविडेंस हमें देखने को मिले हैं जो ये सजेस्ट करता है कि जो अपर क्लास वुमेन हैं उनके पास कुछ ना कुछ एक्सेस ज़रूर रहा होगा रिसोर्सेज का, लैंड का, कैटल का, मनी का, जो कि हो सकता है जनरली कंट्रोल किया जाता हो मेन के द्वारा, लेकिन एक्सेस हो वुमेन के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ अपर क्लास वुमेन की। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 2 में एक एग्जांपल भी देखा था, आपको याद आ रहा होगा किस तरीके से जो एक वेल्दी वुमेन थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता, जो कि वकाटका क्वीन थी। वकाटका क्वीन उन्हें कहा जाता है, प्रभावती गुप्ता। ठीक है, तो उस तरीके से उनके पास भी हमने देखा कि कितना सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उनके पास एक्सेस था। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस हमने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से जो एक्सेस टू प्रॉपर्टी है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो क्या रोल अदा करता था उस टाइम की सोसाइटी में। ये हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है, हमने इसको अपने माइंड में इमेजिन कर लिया है, मेमोराइज़ कर लिया है, समझ लिया है, और अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम तुरंत आंसर कर देंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा सब टॉपिक है वो है वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यानी वर्ना को लेकर और कंपेयर किया गया है विद इकोनॉमिक रिसोर्सेज या रिसोर्सेज, और मैं कह सकता हूँ विद एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो देखिए ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो एक और क्राइटेरिया आता है जेंडर के अलावा फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ, वो है वर्ना सिस्टम। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो ऑक्यूपेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ यही वर्ना सिस्टम के अनुसार प्रिस्क्राइब कर रखा था, सबका अलग अलग एक काम। कैसा काम? जो ऑक्यूपेशन था। फॉर एग्जांपल हमने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र को क्या था, वो सर्विट्यूड के तौर पर माने जाते थे, यानी कि उनको सिर्फ सर्व करने के लिए एक प्रिस्क्राइब दिया गया था कि आप जो है सर्व करने के लिए आपको ये ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब कर रखा है, आप सिर्फ यही करिए। और अगर हम बात करें बाकी जो ऊपर के बचे 3 वर्ण सिस्टम थे उसमें अलग अलग उन सबको वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है असाइन कर रखा था। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्षेत्रीय वगैरह को आप देखेंगे तो उन्हें बैटल फील्ड्स में आप उनसे जोड़ सकते हैं, उनके साथ ऑक्यूपेशन। ब्राह्मण जो थे वो प्राइस्ड कैटेगरी में, और जो वैश्य लोग थे वो जो है मर्चेंट्स की कैटेगरीज में आते हैं। ये सब आप पहले से ही पहले क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए गए होते ये सारे प्रोविज़न जो ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो इस हिसाब से तो जो वेल्दीएस्ट लोग होते वो तो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते। तो अगर इसमें हम देखें, इसको गहराई से देखें, तो ऐसा हमें कई एक्सेप्शंस देखने को मिले हैं। वैसे मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मिले हैं कि सोशल रियलिटीज़ कुछ अलग ही हमें देखने को मिली हैं। कई सारे जो डिस्क्रिप्शंस मिले हैं प्राइस्ट के, किंग्स के और बाकी अदर टेक्सुअल ट्रेडिशन में, वो कुछ और ही बयां करती हैं। जो देखिए किंग्स हैं उनको ज़्यादातर ऐसा माना जाता है इनवेरिएबली कि वो एक वेल्दी होंगे, और प्राइस्ट को भी माना जाता है कि वो शो किया जाता है कि वो रिच होंगे। हालांकि हमें कई सारे ऐसे ओकेशनल डिपिक्शंस मिली हैं जो कि हमें पुअर ब्राह्मण के बारे में भी बताता है। जी हाँ, पुअर ब्राह्मण के भी बारे में बताता है। दूसरे लेवल पे बात करें, इवन एज द ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी, जो कि कोडिफाइड करी गई थी धर्मसूत्र धर्मशास्त्र के तौर पर बाकी ट्रेडिशन में वर्ना ऑर्डर के लिए,
उसमें से बेस्ट नोन जो है वो डेवलप की गई थी विद इन अर्ली बुद्धिज़्म, यानी अर्ली बुद्धिज़्म के टाइम पे, जो कि आपका 6th सेंचुरी BC से लेकर और उसके आगे के समय तक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक हमें चीज़ पता चली वो ये है कि हमें कई सारे ऐसे ओकेजनल डिपिक्शंस भी मिले जो कि पुअर ब्राह्मण्स के बारे में बताते हैं। अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, जाहिर सी बात है जब धर्मशास्त्र मैंने आपको बताया और बाकी ट्रेडिशन बताया डेवलप किए गए थे विद इन अर्ली बुद्धिज़्म में, तो बुद्धिस्ट जो लोग थे, जो बुद्धिज़्म था, वो ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी, लेकिन इन सारे डिफरेंसेस को उन्होंने नेचुरल या इनफ्लेक्सिबल रिगार्ड नहीं किया। नेचुरल इनफ्लेक्सिबल से मतलब ये है कि उसे चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है उसे चेंज नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि वो नेचुरली आया है, ठीक है। उन्होंने ये जो आइडिया था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो स्टेटस क्लेम किया जाता था, इसको उन्होंने फुल्ली रिजेक्ट किया है। तो गाइस अभी तक हमने देखा 2 सब टॉपिक्स के हिसाब से कि किस तरीके से बियॉन्ड बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम, या जहाँ पे लोग जो है क्लेम कर रहे हैं अपना स्टेटस या फिर उन्हें असाइन किया जा रहा है स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, जो उनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थी या जो वेल्थ था। तो यहाँ पे हम उल्टा देख रहे थे कि जो बियॉन्ड बर्थ यानी जो वेल्थ के अकॉर्डिंग भी कई लोगों को स्टेटस असाइन किया जा रहा था, ना कि वर्ना ऑर्डर जो बनाया गया था उसके अलावा भी। हाउएवर, हालांकि वहाँ पे अलग पॉसिबिलिटीज़ भी उभर के आती हैं। कई सिचुएशंस हमें ऐसे देखने को मिली हैं कि जहाँ पे जो मैन थे वो जेनरस थे तो उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता था, वहीं दूसरी तरफ जो वो लोग थे जो सिंपली वेल्थ को खाली अकोमोडेट करने में लगे रहते थे, उनको डिस्पाइज्ड माना जाता था, मतलब उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज़ जेनरस, है ना। जो जेनरस है उन्हें अलग माना जाता था। तो ये एक तरीके से मैं कहूँ कि अभी हम जो हमने ऊपर पढ़ा उससे बिल्कुल विपरीत है। ये एक ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो है जहाँ पर वेल्थ को शेयर करने की बात की जा रही है, वेल्थ को इतना ज़्यादा प्राइमरी जो है नहीं माना जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जो एक तमिल संगम लिटरेचर है, जो कि हिस्टोरियंस इसकी बुनियाद पर ही बताते हैं कि जो तमिल संगम एंथोलॉजीज थे वो इलस्ट्रेट करती है इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप, जो ये सजेस्ट करता है कि हाँ उस टाइम पे डिफरेंसेस थे बिटवीन रिच एंड पुअर, जो कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, उनको ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये बाकियों में भी शेयर करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे वेल्थ को शेयर करने की बात भी की गई है। जैसे कि आप सबको पता है, हम सब ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वेल्थ को शेयर करने का और इनको रिस्पेक्ट करने का, जो जेनरस हैं, जो दानदेह हैं, जो देने वाले लोग हैं, ना कि उनको जो कि सिर्फ वेल्थ को अकोमुलेट या वेल्थ को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो थी वो तमिलिकम जिसको हम तमिल संगम एंथोलॉजीज़ भी कहते हैं, उसमें जो है इसमें चेरिश कर रखी है, उसमें लिख रखी है, ठीक है। वहाँ पे हमें कई सारे सेवरल चीफडम्स भी मिले थे 2000 साल पहले लगभग, जहाँ पे हमने देखा था कि जो कुछ चीफ्स थे वो जो भी पोएट्रीज़ उनके कोर्ट में या उनके एरिया में जो भी गाते थे, वो जाहिर सी बात है जो पोएट्री होती होगी वो उन चीफ़ के प्रेज़ में ही होती होगी, यानी उन चीफ़ की तारीफ़ ही कर रही होगी, तो फिर वो तोहफे में बहुत सारी चीज़ें उनको भी दिया करते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो जो बिल्कुल विपरीत है, एक तरीके से बात करें एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पे यहाँ पे वेल्थ को शेयर करने की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपसे ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बताइए तमिल संगम एंथोलॉजीज़ और जो भी महाभारत और मैं कहूँ या फिर जो जेंडर के बेसिस पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इन सब का सोसाइटी में क्या रोल था। और जाहिर सी बात है ये दोनों अगर विपरीत हैं तो इनके डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको माइंड में रखने हैं इस चैप्टर को पढ़ते हुए, ताकि आपको ये हमेशा के लिए मेमोराइज रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस आ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा एक ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, उसी की तरह यहाँ पे हम जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बुद्धिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसी टाइम पे ही तमिल संगम एंथोलॉजीज़ की कुछ तरह ही सिमिलरली जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने भी एक ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। किसके रिगार्डिंग? सोशल इनइक्वालिटीज़ के रिगार्डिंग, और उन इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग भी
जो कि सोशल कन्फ्लिक्ट को रेगुलेट करते थे। एक मिथ माना जाता है जिसका नाम है सुत्ता पिटाका, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, सुत्ता पिटाका। ये कई सारी चीज़ें सजेस्ट करता है हिस्टोरियंस को जब वो इसको एनालाइज करते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि ओरिजिनली जो ह्यूमन बीइंग है वो एक फुली इवॉल्व बॉडीली फॉर्म नहीं है, यानी वो फुली इवॉल्व नहीं है, ना ही जो पूरे विश्व के जितने भी हमारे संसार में प्लांट्स हैं वो फुली डेवलप हैं, और जितने भी चीज़ें हैं वो सब आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस में हैं, यानी सब एक्सट्रीमली हैप्पीनेस में हैं, जो कि हम नेचर से लेते हैं, फॉर एग्जांपल मील वगैरह। तो ये तो एक स्पिरिचुअल बात है जो सुत्ता पिटाका में की गई है। ओरिजिनली बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट वाइज मैंने चीज़ें नोट करी हैं जो कि यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो इसमें ये हो सकता है, सुत्ता पिटाका जो सजेस्ट करता है वो ये है कि देखिए जो किंगशिप का इंस्टीट्यूशन है ये ह्यूमन चॉइस के ऊपर बेस्ड करता है, जहाँ पर जो किंग होता है वो इसलिए टैक्स लेता है क्योंकि जो साम्राज्य है वो उसको प्रोटेक्शन देता है, किंग जो है उसकी मैनेजमेंट करता है, किंग एक सेवक की तरह काम करता है, इसलिए जो बदले में जो टैक्स की फॉर्म में पेमेंट है वो किंग को दी जाती है, राजा को दी जाती है। काफ़ी सिंपल फॉर्म में अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ ये पॉइंट जो है ये भी रिवील करता है कि ये ह्यूमन एजेंसी को रिकॉग्नाइज करते हैं इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, यानी कि ये मानते हैं कि जो ह्यूमन एजेंसीज हैं या ह्यूमंस हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस को बनाने में और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में रोल अदा किया है। और ये भी फैक्ट रिकॉग्नाइज करते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं सिस्टम को क्रिएट करने के लिए जो भी बना है पिछले कई सालों में, मैं बात कर रहा हूँ बुद्धिज़्म से पहले वाला जो अभी वर्ना सिस्टम और वो सब बना था उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इनका मानना है कि जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो इलेक्ट किया जाता था पूरे लोगों के द्वारा, जिसे हम महासम्मता भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ये सारे के सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि बताइए जो मिथ है क्योंकि मैं सुत्ता पिटाका में मिला है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं सजेस्ट करता है, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरे चैप्टर में जो भी रिसोर्सेज आपके बुक्स वगैरह में और जो भी मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर अभी तक जो भी सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये सारे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज बताए गए हैं जहाँ से ये लिए गए हैं, तो आप नोटिस करेंगे जो हिस्टोरियंस हैं वो कुछ सेवरल एलिमेंट्स जो है कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं? वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट लिखा गया है वो प्राकृतिक में लिखा गया है या पाली में लिखा गया है, तमिल में लिखा गया है, या फिर ये हो सकता है कि जो कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई हो जो कि प्रोबेबली ऑर्डिनरी लोग यानी सिंपल आदमी भी समझ सकता है, या मैं कहूँ संस्कृत में लिखा गया है जो कि मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे जितने भी प्राइस्ट और एलाइट्स वगैरह भी यूज़ करते थे, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर भी एक चीज़ समझी जा सकती है कि जो लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट है उसको हिस्टोरियंस काफ़ी ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हिस्टोरियंस कंसिडर कर रहे हैं वाइल एनालाइजिंग टेक्स्ट, वो दूसरी चीज़ है काइंड ऑफ टेक्स्ट, कि वो टेक्स्ट किस प्रकार का है, क्या ये कोई मंत्र है, क्या ये कोई कथा है या कोई कहानी है। जो तीसरी चीज़ इतिहासकार या मैं कहूँ हिस्टोरियंस जो एनालाइज करते समय ध्यान में रख रहे हैं वो है ऑथर का पर्सपेक्टिव, यानी कि जो लिखने वाला है, जो लेखक है, जो पूरी डिस्क्रिप्शंस लिखने वाला है उस टाइम पे, उसका पर्सपेक्टिव क्या था इस पूरी चीज़ों को लिखने के लिए। क्या वो सिर्फ एक लिमिटेड लोगों के लिए वो एड्रेस करना चाहता है, या फिर वो सब लोगों को एड्रेस करना चाहता है, सब लोगों को बताना चाहता है, या फिर कुछ एक या दो लोगों को। ये भी यहाँ पे हिस्टोरियंस ने कंसिडर किया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको कंसिडर करना। और फोर्थ चीज़ ये है कि जो ऑडियंस है वो किस टाइप की ऑडियंस को लिखा गया है, किसको मद्देनज़र रखते हुए लिखा गया है, क्या ये सिर्फ एक रिलीजियन या फिर सेक्ट या क्लास के लिए लिखा गया है। पांचवी चीज़ यहाँ पे जो कंसिडर की गई है हिस्टोरियंस के द्वारा वाइल एनालाइजिंग टेक्स्ट, वो है डेट ऑफ द कंपोजिशन या मैं कहूँ कंपाइलेशन, कि ये कब इसको पूरी तरीके से कंपाइल किया गया, कब इसको पूरी तरीके से कंपोज किया गया। और जो छठी चीज़ यहाँ पे जो कंसिडर की गई है वो है द प्लेस ऑफ द कंपोजिशन, किस जगह पर, किस प्लेस पर इसको कंपोज किया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये सब पॉइंट्स क्या हैं, तो ये सब पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं।
ये इसलिए पूछे गए हैं ताकि जो आप सब हैं वो भी समझ सकें कि किस तरीके से जो हिस्टोरियंस हैं वो किस किस पहलू को लेकर पूरे इतिहास को पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकली कि हिस्टोरियंस क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, तब जाके आपको जो है पूरी हिस्टोरिकली चीज़ें बताई जाती हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस रखते हुए, सामने रखते हुए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो इसलिए आप नोट डाउन ज़रूर करें, क्वालिटी बढ़ा लें अगर आपको यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है तो। गाइस अभी शुरुआत में पूरे चैप्टर से शुरुआत से लेकर जो महाभारत का जो हम कह सकते हैं पूरा जो टेक्स्ट है या पूरा वो जो वर्जन है वो हम संस्कृत लैंग्वेज में ही कंसिडर करते हुए चल रहे हैं ना जी। तो जो संस्कृत यूज़ की गई है महाभारत में वो बहुत ज़्यादा सिंपलर है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिस तरह उतना ही सिंपल है जितना सिंपल मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू वेदास और प्रशास्तीज में जो लिखा गया है उससे काफ़ी सिंपलर फॉर्म में संस्कृत जो है यूज़ की गई है महाभारत में। तो इसका मतलब इसको सिंपल तरीके से यूज़ किया गया है, तो जाहिर सी बात है इट वाज प्रोबेबली बेटर टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हिस्टोरियंस ने जो पूरा कंटेंट है इसका वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। पहला जो सेक्शन है वो है स्टोरीज़ का, यानी कि पहले सेक्शन ने स्टोरीज़ कंटेन कर रखी है जिसको हम नेरेटिव्स कह सकते हैं। और जो दूसरा जो सेक्शन है वो है डिडैक्टिक सेक्शन। अब ये डिडैक्टिक क्या होता है? ये डिडैक्टिक आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा सकता है। तो डिडैक्टिक ये होता है कोई इंस्ट्रक्शन या कोई पर्पस या कोई रिलीजियसली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसी मेन पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं डिडैक्टिक। क्या कहते हैं गाइस? डिडैक्टिक। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिडैक्टिक। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये टेक्स्ट है इसको डिस्क्राइब किया गया है एक इतिहास की तरह। अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन में इसको इतिहास की तरह डिस्क्राइब कर रखा है, हालांकि इसका लिटरल मीनिंग है दस इट वॉज, मतलब जैसा ये था। दैट्स वाई इसे जनरली ट्रांसलेट किया जाता है एज हिस्ट्री। सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई वॉर हुआ था जो कि हम पूरे महाभारत में एपिक में पढ़ते आ रहे हैं? क्या सच में ऐसा कोई वॉर हुआ है जो कि इस पूरे एपिक में लिखा हुआ है? हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हैं। जी हाँ, कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये हो सकता है कोई एक्चुअल कन्फ्लिक्ट हो, जाहिर सी बात है एक्चुअल कन्फ्लिक्ट हो, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि किन फॉक जो थे उसमें जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ हो वो इसमें प्रिजर्व करके रख रखा है। बाकी जो हिस्टोरियंस है वो ये मानना है उनका कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी बैटल का एविडेंस हमें अभी तक नहीं मिला है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों जो ओपिनियन है हिस्टोरियंस के वो उभर के आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वी आर नॉट श्योर। ठीक है गाइस, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बट हु रोट द टेक्स्ट, ये लिखा किसने? तो ये जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे आंसर हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ये चेक करने के लिए कि आपके अंदर कितना रेडीनेस है, कितने आप अंडरस्टैंडिंग के साथ ये लेक्चर को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु रोट द टेक्स्ट, तो आपको जो बुक के अकॉर्डिंग वो आंसर है वो एक्सप्लेन करके ये लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत सारे हैं, सेवरल आंसर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें ओरिजिनल स्टोरी की, तो हम कह सकते हैं कि इसको चैरियोटिर या बार्ड्स में लिखा गया हो शुरुआत के तौर पे, जिसे हम सुटास भी कहते हैं, जो कि क्षेत्रीय वॉरियर्स के साथ साथ में जाते हों, पोएट वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि क्षेत्रीय वगैरह के साथ जाते हों और वहाँ पे ये उसी को देख देख के, उन सारी चीज़ों को, हालातों को देख देख के पोएम्स की फॉर्म में, बार्ड्स की फॉर्म में बैटल फील्ड में लिखते हों, और जब किसी अगर विक्ट्री होती है तो उसको भी और ज़्यादा ब्यूटीफाई करके या अचीवमेंट्स को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करके इसको सेलिब्रेट करने के लिए इन पोएम्स को गाते हों उनकी प्रेज़ में। या ये भी हो सकता है कि जो सारी कंपोजिशंस हैं इनको ये सेलिब्रेट करने के बाद ओरली सर्कुलेट किया जाता हो। देन अगर हम आगे बढ़ें तो 5th सेंचुरी BC से जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने ये जो स्टोरी वगैरह को जो ओरली चल रही थी, पूरे सर्कुलेट हो रही थी, इनको लिखना शुरू किया। ये वही टाइम था जब कई सारे चीफडम्स जो थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुरूस या पंचलाज, ये सब चीफडम्स थे जिसके अराउंड ये जो एपिक स्टोरी है ये लिखी गई है, ऐसा माना गया है। ये सारे के सारे जो है धीरे धीरे किंगडम्स की फॉर्म में उभर कर आ रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इनके टाइम पे अगर ये लिखा जा रहा था तो क्या ये जो नए किंग्स उभर के आ रहे थे, क्या वो भी चाहते थे कि हमारा एक इतिहास रिकॉर्ड हो और सिस्टमेटिकली प्रिजर्व किया जा सके? ये हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे कितना ज़्यादा उथल पुथल था, जो कि
कई सारे स्टेट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे थे, डिसइंटीग्रेट हो रहे थे अलग अलग किंगडम। यहाँ पे जो ओल्ड सोशल वैल्यूज़ हैं वो हो सकता है न्यू नॉर्म्स के साथ, नए रेगुलेशंस, नए नज़रिए के साथ रिप्लेस किया गया हो। ये सारी की सारी चीज़ें स्टोरी में रिफ्लेक्ट कर रखी हैं। अगर आप ओरिजिनली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाद में, इस लेक्चर के बाद भी आप महाभारत की एपिक में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और गाइस इसी में हमें एक और ऐसा टाइम फेज देखने को मिला है 200 CE से लेकर 200 BC के टाइम पीरियड के बीच में, जब जो विष्णु थे उनकी जो वर्शिप थी वो ग्रो होना शुरू हुई। और इसी के साथ जो श्री कृष्ण हैं या कृष्ण हैं उनको विष्णु के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। बिटवीन 200 एंड 400 CE जो डिटेक्टिक सेक्शन है, जो कि इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन है, किसी पर्पज़ के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाते थे, उस टाइप के जो सेक्शंस हैं वो मनुस्मृति में ऐड किए गए। और ये सारी की सारी एडिशन ने एक टेक्स्ट बनाया। ये शुरुआत में तो 10,000 था, लेकिन बाद में ये 1 लाख वर्सेस तक पहुंच गया। जी हाँ, 1 लाख वर्सेस तक। और इसी को ट्रेडिशनली बताया जाता है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो पूरा कलेक्शंस है, कंपाइल है, मेजॉरिटरली यानी ज़्यादातर वेद व्यास, जो कि एक सेंट माने जाते हैं, सेज माने जाते हैं, उनके द्वारा ही लिखा गया। जो टेक्स्ट है ये 2 सेक्शंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लासीफाई कर रखा है, पहला स्टोरीज़ में और दूसरा नैरेटिव में। और जो बाकी सेक्शन है वो प्रिस्क्रिप्शन बताता है, सोशल नॉर्म्स, जिसको हम डिडैक्टिक कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, ताकि आपको जो फ्लो है पूरा पहले ही समझ में आ जाए। ठीक है, ये डिडैक्टिक इसकी स्पेलिंग है। तो इसमें स्टोरीज़ होती हैं, नैरेटिव होती हैं, जिसमें कोई ना कोई सोशल मैसेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि किस तरीके से जो आंसर है, हु रोड द टेक्स्ट, दोबारा मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, हु रोड द टेक्स्ट, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कई सारे आंसर हैं, तो इसको आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है जिस तरीके से मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है कंटेम्प्रेरी में, यानी उसमें हम बात करेंगे कि पूरे बैकग्राउंड की, कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने इन सारी इन्फॉर्मेशन को, जो कि आप पार्ट 1 से अभी तक आपने पढ़ा, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है और किस तरीके से यहाँ पे स्टोर किया है, किस तरीके से रखा है सामने। गाइस महाभारत जो है किसी और मेजर एपिक की तरह, उसमें भी काफ़ी विविड डिस्क्रिप्शन बता रखे हैं, बैटल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, पैलेसेस के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हिस्टोरियंस के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक साइट है जिसका नाम है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ के यूपी में लोकेटेड है। यहाँ पे एक एग्जीबिशन की गई थी 1951 से 52 के बीच में बाय बीबी लाल। ये काफ़ी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये इनका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्जीबिशन की और काफ़ी सारे जो एविडेंसेस हैं वो पाए हैं, जिसमें फेमसली इन्होंने 5 ऑक्यूपेशनल लेवल के जो एविडेंस हैं वो पाए हैं, जिसमें कि इन्होंने 2nd और 3rd के बताया है कि वो काफ़ी वैल्यूएबल हैं, वो काफ़ी वैल्यूएबल एविडेंस हैं, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बताता है। उस पीरियड के जो इन्होंने पहले जो चीज़ वो बताई है, जो पहले पॉइंट में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, वो ये है कि जो उस टाइम के जो हाउसेस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। उस टाइम के जो हाउसेस थे वो मड ब्रिक्स से एज वेल एज बर्न ब्रिक, जो वो पूरे पक्की ईंटें होती हैं और जो मड ब्रिक्स होती हैं, जो ऐसे कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं, उस टाइम से जो है हाउसेस बनाए गए होंगे। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया है वो ये है कि सोकेज जार, जो नमी वाले जो जार होते हैं जिसमें, या फिर जो ब्रिक ड्रेन्स होती हैं, जो गंदे पानी या रिफ्यूज़ वाटर मैं कहूँ अगर इंग्लिश में, तो उसको ड्रेन करने के लिए बनाए गए होंगे। टेराकोटा रिंग वेल वो बनाया गया होगा एज वेल, कुएँ के लिए या फिर ड्रेनेज पिट, यानी गंदी चीज़ों को उसमें डालने के लिए। तो ये 3 वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने निकाली है। और हस्तिनापुर यहाँ पे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कई सारे एविडेंसेस मिले हैं महाभारत से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या ये कोई हस्तिनापुर इस एपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है? देखिए, नाम तो काफ़ी कोइंसिडेंटल लग रहा है, इसकी लोकेशन भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा मिली जुली हो, क्योंकि ये गंगा दोआब के रीजन पे स्थित है हस्तिनापुर, मेरठ यूपी में, जहाँ पे बताया गया था कि काफ़ी समय पहले कुरु किंगडम यहाँ पे सिचुएटेड था, जो ये सजेस्ट करता है कि हो सकता है ये कुरु किंगडम का कैपिटल भी हो, ऐसा टेक्स्ट में मेंशन भी कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन हस्तिनापुर से रिलेटेड और बीबी लाल की जो एग्जीबिशन है, ये 3 पॉइंट्स में ज़रूर याद रखनी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीएंड्री से रिलेटेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पॉलीएंड्री की, सबसे पहले तो इसका पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है। देखिए, आपने पॉलीगैमी सुना होगा, जहाँ पे एक मेल जो है काफ़ी फीमेल से शादियाँ करता है। पॉलीएंड्री का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, यानी
एक फीमेल कई मेल्स के, उसकी कई मेल्स हस्बैंड्स होते हैं एक फीमेल के। और यहाँ पे इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बात जो है महाभारत में की गई है। जी हाँ, बात यहाँ पे है द्रौपदी की मैरिज को लेकर विद पांडवास। जो पांडवास के साथ द्रौपदी की जो मैरिज की गई थी वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है पॉलीएंड्री मैरिज का। लेकिन आप तो बोलेंगे कि ये तो जो ओरिजिनली कल्चर अभी पूरा चला है इसमें तो पॉलीएंड्री की कहीं बात नहीं है, पॉलीएंड्री कहीं फॉलो नहीं होता आज के ज़माने में। तो हम यही बात कर रहे हैं हिस्टोरिकली कि उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो महाभारत में बता रखा है कि जो द्रौपदी की मैरिज हुई है पांडवास के साथ वो तो एक एग्जाम्पल है पॉलीएंड्री मैरिज का। देखिए कई सारी चीज़ें सजेस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट हो या कोई एक लूप होल हो या कोई एक एक्सेप्शन हो, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए हो सकता है कि उस टाइम पे जो वुमेन थी उनका शॉर्टेज हुआ हो, क्योंकि उस टाइम पे वॉर्स वगैरह बहुत फ्रिक्वेंटली होती रहती थी, या तो ये कोई सिचुएशनल क्राइसिस हो उसकी वजह से हुआ हो, परिस्थिति उस समय ऐसी हो, या तो ये भी हो सकता है कि कुछ जो नैरेटिव्स होते हैं कई बार वो ज़रूरी नहीं कि पूरे सोशल रियलिटीज़ को बताते हैं। अगर कोई एक चीज़ ये बंदा करता है तो ज़रूरी नहीं वो सारे लोग या पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है या पूरी सोसाइटी के रियलिटीज़ को बताता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप देख सकते हैं। पहली चीज़ क्या कि वुमेन की शॉर्टेज हो सकती है ड्यू टू इंसिडेंट वॉर, एंड द सेकंड रीज़न इज़ दैट सिचुएशनल क्राइसिस, और थर्ड रीज़न है कि नैरेटिव कभी कभार समटाइम डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटीज़। ये तीनों पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। गाइस फाइनली अब हम बात करते हैं महाभारत के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे चैप्टर का। तो महाभारत, जिसको एक डायनेमिक टेक्स्ट भी कहा जाता है, ये कई सारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में लिखा गया है। ये सिर्फ इसकी ग्रोथ जो है संस्कृत वर्जन पे आके नहीं रुकी है, काफ़ी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट करके इसके वर्जन्स कई सारे पब्लिश किए गए हैं। वो लोग जो इस वर्जन्स को, इस एपिक के वर्जन्स को लिखते हैं, उन्होंने कई सारे स्टोरीज़ जो हैं ओरिजिनेटेड हुई हैं या जो सर्कुलेट हुई हैं उनको लोकेलिटीज़ में, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। जी हाँ, और जो सेंट्रल स्टोरी है इस एपिक की वो कई अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग वे में बताई गई है, और जो एपिसोड इसमें सारे के सारे जो डिपिक्ट कर रखे हैं स्कल्पचर में, पेंटिंग्स में, वो भी इसमें हम कह सकते हैं वो भी एक तरीका है उसको रीटोल्ड करने का, दोबारा बताने का। इसमें कई सारे थीम्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लेज, जो आर्ट्स से रिलेटेड, प्ले से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड कई सारी थीम्स जो हैं इसमें बता रखी हैं। बहुत सारी नरेशंस हैं जिसको हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी कहते हैं, डिडैक्टिक सेक्शंस हैं जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से शो कर रखी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग वर्जन में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। कोई अगर किसी और लैंग्वेज में देखेंगे आप महाभारत, किसी और वर्जन में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग मिल सकती हैं एज़ कम्पेयर टू संस्कृत वर्जन। तो ये यहाँ पे एक डायनेमिक टेक्स्ट के तौर पे हम इसे कह सकते हैं महाभारत को। तो गाइज लास्टली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कीवर्ड से रिलेटेड। देखिए कीवर्ड से रिलेटेड आपके 1 वर्ड क्वेश्चंस या फिर 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपका कीवर्ड है वो है कूला। तो यहाँ पे कूला क्या होता है? देखिए कूला एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि यूज़ किया जाता है फैमिलीज़ को डेजिग्नेट करने के लिए। दूसरा टर्म काफ़ी सिंपल है जो कि ये किन, KIN, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, या मैं कहूँ एक रिश्तेदारी या ख़ानदान या एक ग्रुप ऑफ लोग जिनका एक कॉमन लीनिएज होता है, एक ख़ानदान होता है कॉमन। फिर है पैट्रिलिनी, ये आपने सुन रखा होगा। पैट्रिलिनी उसे कहते हैं जहाँ पे जो कोई लीनिएज है वो पैटर्नल साइड से यानी बाप के साइड से ट्रेस करता हुआ हो। मैट्रिलिनी उसे कहते हैं इसका विपरीत, जो कि माँ की साइड से कोई अगर ख़ानदान देखता हो या लीनिएज ट्रेस करता हो। इसका जो अगला टर्म है वो है मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स क्या है? मेट्रोनिमिक्स सिंपल है, जहाँ पे कोई भी इंसान अपना नाम या सरनेम मदर के नेम से ड्राइव करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चैप्टर में देखा था पहले, जिसमें सातवाहना जो रूलर्स थे वो मेट्रोनिमिक्स से अपना नाम जो है जाने जाते थे, आइडेंटिफाई करे जाते थे। यहाँ पर बृहदत्तनायक उपनिषद जो कि अर्लीस्ट उपनिषद है, जहाँ पर जो सक्सेसिव जनरेशन बताई गई हैं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, जिसमें उनके नाम के आगे मेट्रोनिमिक्स हैं, यानी उनके माँ के जो नाम है उससे ड्राइव करके उनका सरनेम यहाँ पे लगाया गया है इस उपनिषद के पार्ट में। तो वहाँ पे भी आपको ये नाम जो है देखने के मिलेंगे। अगला है वो है पुरुषा सुक्ता। देखिए पुरुषा सुक्ता ऋग्वेद का पार्ट है जो कि मेंशन करता है सोसाइटी के डिवीज़न के बारे में इनटू 4 वर्ण। 4 वर्ण इतनी देर से हम आपको समझाते आ रहे हैं। जो 4 वर्ण है वो एमिनेट हुए हैं पुरुषा से। एक बॉडी बताई गई है इसमें, जो कि एक बॉडी है जो कि एकदम शुद्ध है, जिसमें ब्राह्मण्स जो हैं, जो ब्राह्मण्स हैं वो फेस में हैं,
क्षत्रिय जो हैं उनके हाथों में है, बाजुओं में है, वैश्य जो है वो उनकी थाई में है, और शूद्र जो है फीट में है। इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ऋग्वेद में, पुरुषा सुक्ता को, फोन वर्णा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। लास्ट जो टर्म है वो है वाणिक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा VANIK। ये एक संस्कृत टर्म है जो कि यूज़ की जाती है मर्चेंट को डेजिग्नेट करने के लिए। मृचा कतिकता जो कि लिखा गया है सुद्राक्य के द्वारा, जो बताते हैं कि चारुदत्ता जिनको ब्राह्मण एज वेल एज मर्चेंट भी डिस्क्राइब कर रखा है। ये मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन आप ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है उन व्यक्ति का नाम बताइए जिसने चारुदत्ता को डिस्क्राइब कर रखा है एज ब्राह्मण और मर्चेंट, और वो कौन व्यक्ति था जो कि ब्राह्मण भी था, मर्चेंट भी था, है ना, जिसको वानिक में बता रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस फाइनली हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे एंड होता है। तो कैसे लगे आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है सब्सक्राइब करने के बाद, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अपडेट्स आपको तभी मिल पाएगी जब हम नई वीडियो आने वाले समय में डालेंगे। बाकी स्टडी मटेरियल्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है। और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहें, चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।